हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सामान्य अध्ययन केंद्र में। हम और आप पढ़ रहे थे पर्यावरण पेडागोजी के बारे में। आज इसके बारे में पढ़ेंगे तीसरा अध्याय पर्यावरण कानून और उसकी नीतियाँ। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून लागू किए जाते हैं वो किस तरीके से हैं और वो किस तरीके से भारत में कार्यरत हैं और भारत किस तरीके से इसको अपने अधिनियम में शामिल करता है। मुख्यतः देखा जाए तो पर्यावरण कानून जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं वो समान रूप से होते हैं, क्योंकि पर्यावरण का जो क्षेत्र होता है वो समान रूप से समस्त देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और अलग अलग तरीके के जो कानून बनाए जाते हैं, कहीं पास देखा जाए तो कंजेस्टेड एरिया होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ के लिए थोड़ा नियम कानून कड़े होते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसके लिए नियम और कानून थोड़ा सरल होते हैं। चलिए उसी के बारे में अध्ययन करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे जीवन में कार्य करती है और इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम पर्यावरण कानून के बारे में बात करें तो भारत एक पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण संबंधी प्रावधान किए हैं, जो अनुच्छेद 48 के का और 51 के का में देखने को मिलते हैं। ठीक, अनुच्छेद 48 में और अनुच्छेद 51 के का में ये देखने को मिलते हैं। अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या चीज है इसका भी अध्ययन करना जरूरी होगा। अगर हम अनुच्छेद 48 के का की बात करते हैं तो पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुरक्षा करना इसका प्रमुख अध्ययन माना जाता है। अर्थात प्रश्नों के माध्यम से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुरक्षा करना किस अनुच्छेद के तहत देखा जाता है या माना जाता है, तो अनुच्छेद 48 के का में देखा जाता है। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, अनुच्छेद 51 के का में वनों नदी वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक, किसके अनुसार, वनों नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना किस अनुच्छेद के तहत माना जाता है, 51 के का के तहत माना जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो पर्यावरण के अंतर्गत हमको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर हम वनों को बचाएंगे, जीव को बचाएंगे, संरक्षण करेंगे तो डेफिनेटली वातावरण जो होगा वो समान रूप से उज्ज्वलित होगा और सही तरीके से क्रिया करेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अप सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का उल्लेख मिलता है। किसका किसका उल्लेख मिलता है, समवर्ती सूची का, संघ सूची का और राज्य सूची का, जिसके अंतर्गत क्रियाएं देखने को मिलती हैं। और ये क्रियाएं किस तरीके से हैं वो हम समझेंगे और कौन कौन से क्रियाएं इसमें हो रही हैं ये समझेंगे। अगर हम संघ सूची की बात करें, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों जब मिलजुल के कोई कानून बनाते हैं तो वो संघ सूची के अंतर्गत रखा जाता है। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य अपने स्तर पर कोई कानून बनाता है तो उसको रखा जाता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण संबंधी, यानी कि राज्य केंद्र के लिए हो या राज्य के लिए हो, स्पेशल कानून बनाए जाते हैं। जैसे हम टाइगर राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में बात करें, जैसे मध्य प्रदेश है तो उसके लिए कानून व्यवस्था थोड़ी अलग तरीके से मानी जाएगी। लेकिन डेफिनेटली देखा जाए तो भारत में जितने भी कानून संपदा संबंधित चीज़ें होती हैं वो संपूर्ण पर्यावरण के लिए लागू की जाती हैं। अगर संघ सूची के अंदर बात करते हैं तो उद्योग, खदानों का विकास इसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जन स्वास्थ्य, सफाई और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत बात करें तो वन्य जीव जीवन, पक्षियों की रक्षा इसके अंतर्गत आती है। ठीक, और कौन कौन से विकास कार्यक्रम के रूप में बात करते हैं, तो विकास कार्यक्रम के रूप में खनिज का विकास करना, मछली पकड़ना, भूमि सिंचाई करना, नहर जल विकास करना, जनसंख्या नियंत्रण करना और परिवार नियोजन करना। प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि राज्य सूची के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल माने जाते हैं कानून की व्यवस्था से, तो पूछ लेगा इसमें जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, भूमि सिंचाई, नहर विकास, जल विकास, ये सब चीज़ें जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। फिर समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या का नियंत्रण आता है, परिवार नियोजन आता है, वन्य जीव पक्षियों की रक्षा आती है। यानी कि हमारा पूरे भारत के जो नागरिक हैं उन सभी का कर्तव्य ये है कि हम सही तरीके से कानून का पालन करते हुए अपने वन्य जीवों का रक्षा करें, वनों की रक्षा करें, ताकि वातावरण को सुशोभित और सुसज्जित बनाया जा सके। और जितना अच्छा वातावरण होगा उतना अच्छा समाज विकसित होगा,
और समाज की जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी लगातार विकसित होंगी। कानून के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण के अंदर जो कानून लागू किए गए हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में लागू किए गए हैं, उसका अध्ययन हम लोग देखते हैं। पर्यावरण कानून के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हम लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना है और इसके बारे में जाना है। ये कब लागू किया गया, कब बनाया गया और इसकी क्या क्रियाएं थी, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो 5 जून 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में संपन्न किया गया। देखिए यहीं से प्रश्न भी बनते हैं, प्रश्न भी यहीं से बनते हैं कि प्रथम सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन जो 5 जून हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो आंसर पहले मिलेगा हमको स्टॉकहोम में। या फिर हम कह सकते हैं कि तुम्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन किया गया था वो कब किया गया था? तो 5 जून को। फिर उसके बाद दूसरी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कौन से सन में हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। इस तरीके के प्रश्नों की परिणति हमको देखने को मिलती है पर्यावरण पेडागोजी के अंतर्गत। तो हम किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं मानेंगे, सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानकर अच्छे तरीके से नोट्स बना के याद करेंगे। फिर इसमें दिया गया है इसी से प्रभावित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पास किया। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबसे पहले यह बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के किस अधिनियम के द्वारा भारत उससे प्रभावित हुआ और उसने 1986 अधिनियम लागू किया गया? तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संबंधित वो 5 जून 1972 ईस्वी को उसी से प्रभावित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया। ठीक, उसके बाद इस अधिनियम को 26 धाराएं 4 अध्यायों में बांटा गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कितने धाराओं में बटा है? 26 धाराओं में बटा है। कितने अध्यायों में बटा है? 4 अध्यायों में बटा है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1946 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक, 1986 ईस्वी को लागू किया गया। यहाँ पर 46 हो गया है मिस्टेक से, इसको आप सही कर लें, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। उन्नीस सौ 86। चलिए आगे देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में बात कर लेते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत 1972 में स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस में उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने प्रभावी ढंग से देश के अन्य जीवन की रक्षा, जो वन्य जीव हैं उसकी रक्षा के लिए और अवैध शिकार के लिए वन्य जीव में अवैध व्यापार को नियंत्रण करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया। अगर हम कहें तो जो स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में अधिनियम पारित किए गए थे, ठीक, उसी के माध्यम से भारत में जो अवैध रूप से वनों को काटना, उसके बाद जीव को हत्या करना, जीव को पकड़ना, जैसे हाथी दांत के लिए और खालों के लिए, इस तरीके की जो क्रियाएं होती थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जानवरों की तस्करी करना, उसका दुरुपयोग करना, अपने लाभ के लिए जानवरों को मारना, इस तरीके की चीज़ों को समाप्त करने के लिए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम को पारित किया गया। और ये कहा गया कि इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय और 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां प्रस्तुत की गई। ठीक, और मुख्यतः देखा जाए तो जब कोई कानून बनाया जाता है तो वो दीर्घकालीन दृष्टि से बनाया जाता है, उस कानून को लागू किया जाता है। लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जीवन में आगे बढ़ने की जो क्रियाएं होती हैं, उसमें जो बाधाएं हैं, जो बाधाएं देने वाली वस्तुएं हैं, जो बाधाएं उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज में उसकी नीति को बनाए रखा जा सके और विकास की दृष्टि को प्राप्त किया जा सके। ठीक, अगर हम अधिनियम की बात करते हैं तो इस अधिनियम में जो 1972 अधिनियमित किया गया था उसमें कुल मिला के 7 अध्याय, 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां थी। यह प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि 1972 ईस्वी के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो किया गया था उसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो हम कहेंगे 7 अध्याय हैं। कुल कितनी धाराएं हैं? तो उसमें कहेंगे कि 66 धाराएं हैं। और इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल मिला के उसमें 6 अनुसूचियां हैं। ठीक, अगली टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक पर बात कर ले हम लोग तो
वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधित नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ठीक, यह कानून जंगल में रहने वाले लोगों के भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा हुआ है कि जो लोग जंगल पे रहते हैं उनको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, वो उनकी जो जंगल की भूमि है उसको किस तरीके से उन मनुष्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और उसमें संरक्षण को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। यह कानून पूरे देश में 8 दिसंबर सन 2006 को लागू किया गया। यहाँ पर जो डेट दी जा रही है, इस डेट को आप अच्छे तरीके से नोट करते चले ताकि समान रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं डेट से संबंधित, वो एक भी प्रश्न आपका छूटने न पाए। हमने बात की कि वन अधिकार अधिनियम सन 2006 की, यह वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधित नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और इस दस्तावेज के अंतर्गत प्राकृतिक साधनों पर जंगलों में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं उनके अधिकार की बात करता है। ठीक, फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं पृथ्वी सम्मेलन, जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में यहाँ पास क्या हुआ, मुख्यतः ये देखा जाए तो जब कोई सम्मेलन किया जाता है तो कोई एक अकेला देश या एक अकेला राज्य उसमें सम्मिलित नहीं होता है। विश्व के कई ऐसे जो माने जाने हस्तियां होती हैं जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई भी व्यक्ति इसमें, कोई भी राष्ट्र या राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब अपनी अनुमति से आमंत्रित किया जाता है उसको और उसको ये बोला जाता है कि आप आके इसमें अपने आप को साबित करें और क्रियाओं में भाग लें। ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन में 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 14 जून 1992 ईस्वी को ब्राजील में रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पास एक वर्ड दिए गए हैं, 14 जून 1992 ईस्वी को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में के शहर में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया। तो इस डेट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, इस डेट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लें ताकि सही तरीके से आप इसका आंसर टिक कर पाएँ अगर परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है तो। ठीक, क्या है, 14 जून 1992 ईस्वी को कौन सा देश था, ब्राजील था। शहर कौन सा था, रियो डी जेनेरो। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अधिनियम का नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इस सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है। तो इस अधिकार अधिनियम को इसको किस नाम से जाना जाता है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसमें उद्देश्य क्या था, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का श्रेय, वन विनाश, जैव विविधता, मौसम एवं जलवायु परिवर्तन और अम्लीय वर्षा आदि विषयों पर विधिवत चर्चा की गई और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए और इसके लिए ठोस कदम उठाए गए ताकि इसको नियंत्रण में रखा जा सके, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ओजोन परत का जो खतरा है जो सीधे सीधे देखा जाता है दक्षिण गोलार्ध में मिलता है, उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। जिन राष्ट्रों में, जिन देशों में CFC मॉलिक्यूल्स जो भी गैस होती है, रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर AC हो गई या फिर जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, उस पर नियम और उस पर रोक लगाए गए और इसके लिए पेनाल्टी रखी गई ताकि सही तरीके से देश को सुरक्षित किया जा सके। फिर अगर हम बात करें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम सन 2002 की, तो इसके बारे में क्या बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि भारत विश्व जैव विविधता स्तर पर 12वें स्थान पर है। इसमें हम अगर स्थान की बात करते हैं तो भारत कौन से स्थान पर आता है, भारत 12वें स्थान पर आता है। ठीक, अकेले भारत में लगभग 45,000 पेड़ पौधे, 81,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। मुख्यतः देखने वाली बात है कि भारत में कितने प्रकार के जानवर किस तरीके से पाए जाते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकेले भारत लगभग 45,000 पेड़ों की प्रजातियां, 81,000 जानवरों की प्रजातियां, जो विश्व के लगभग 7.1% या 6% जानवरों की प्रजातियों में से एक है। ठीक, हम कह सकते हैं कि जो 12वां स्थान हमारे देश को प्राप्त है वो इसी कारण से प्राप्त है कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी विविधताएं हैं, जैसे पौधे के अंदर विविधताएं, जानवरों के अंदर विविधताएं, और ये पूरे देश की विविधताओं का लगभग 7% रखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी जानवर पूरे विश्व में पाए जाते हैं, ठीक, प्रजातियां पाई जाती हैं, वो विश्व की लगभग 7.1% पेड़ों की पाई जाती है और लगभग 6% जानवरों की पाई जाती है। इसलिए भारत एक अहम भूमिका रखता है किसी चीज़ में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसको अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है।
कमेंट करके आप इसका आंसर बताएं, क्योंकि हमने अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। सिर्फ हम प्रश्नों का उच्चारण करेंगे, उत्तर आपको नहीं बताएंगे। आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद कमेंट में इसका उत्तर करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को किस सूची में रखा गया है। हमने एक सारणी प्रस्तुत की है, उसमें बताया गया है कि कौन सी है, संघ में है कि समवर्ती में है कि राज्य में है, किस सूची में है। ठीक, आपको इसका आंसर क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद इसका सही आंसर कमेंट करना है। फिर अगर हम बात करते हैं भारत में जैव विविधता के एक्ट को कब पारित किया गया, तो ये भी हमने आपको भी प्रश्न में पढ़ाया गया है, पूरी डिटेल से पढ़ाया गया है। इसकी भी चर्चा आप करेंगे और इसके आंसर को आप क्या करेंगे, ग्रुप में मैसेज करेंगे। ठीक, फिर भारत में जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। उसके बाद है अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं। ठीक, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस राज्य में लागू नहीं होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं इन सभी चीजों की, तो हमको इसके सभी आंसर सटीक तरीके से कमेंट में करने हैं। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो इसके सभी के आंसर आपको सटीक आंशित करने हैं, ताकि हम समझ पाएं कि आप कितना अध्ययन कर पा रहे हैं और आपकी सीटेट की तैयारी कितनी है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, वह कानून जंगलों में रहने वाले लोगों की भूमि प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट में करें और कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपको ये प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो को पहले एक बार पुनः देखें। देखने के बाद इसके सारे प्रश्नों के आंसर आपको प्राप्त होंगे। और ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ये सीधे डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पूरी फुल संभावनाएं हैं। अगर हम बात करते हैं संरचित संघ सूची की, राज्य सूची की, संवर्धित सूची की, तो इसकी बारे एक बार चर्चा कर लेते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, संवर्धित सूची में कौन कौन से विषय हैं। अगर हम बात करें संघ सूची में, तो उद्योग, खाद्यान्नों का विकास, खनिज का विकास और मछली पकड़ना, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत जन, स्वास्थ्य, सफाई, कृषि और भूमि, सिंचाई, नहर जल का विकास, ये किस में आती है, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और संवर्धित सूची किस में आती है, वन्य जीव, पक्षियों की रक्षा और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों के आंसर सटीक तरीके से मिल जाएंगे और आप इन सभी प्रश्नों के आंसर को कमेंट करके बताएंगे। और प्रश्नों के कमेंट जब आप करेंगे तो प्रश्न उत्तर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के करेंगे, ताकि आपके सही आंसर को पहचाना जा सके। धन्यवाद।